जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीओडी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि एक परिवार है, उसमें 10 लोग हैं। 10 लोग में 4-5 बच्चे हैं। अब बच्चे हैं, उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी नटखट है, काफ़ी शैतान है। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात उन्हें अच्छी ना लगी तो ये गुस्सा जाते हैं और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको फिर वो चीज़ें नई लानी पड़ती है मार्केट से, फिर परचेज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिगड़ जाता है। अब जब पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगा तो पूरे परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाता है, जिस कारण से उस परिवार को हमेशा सफ़र करना पड़ता है, वो परिवार डेवलप नहीं हो पाते हैं। सेम वैसे ही कंडीशन आज के डेट में हमारे देश की हो गई है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, हम लोगों को, आपको बेनिफिट मिलता है, हम सबको जिसका बेनिफिट मिलता है, जिसका बेनिफिट हम सब लेते हैं, उन चीज़ों को आज के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो जला रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारे देश का हो रहा है, हमारे देश का हो रहा है। और वे बच्चे ऐसा कर रहे हैं जिन्हें देश सेवा करने का मन है, जो देश सेवा करना चाह रहे हैं। तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उसकी बात करूंगा इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग कि टीओडी है क्या और ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैंने न्यूज़ देखा कल कि लगभग 700 करोड़ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतना पैसा देखा भी नहीं होगा अभी तक। इतने पैसे की संपत्ति को हमारे देश में, हमारे बिहार में जला दिया गया। जलाया किसने? कुछ लोगों ने। अब उन लोगों को क्या नाम दूँ? वे स्टूडेंट्स हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि अपोनेंट हैं, कि उपद्रवी लोग हैं, कि नक्सलाइट्स हैं, क्या हैं? उनको क्या नाम दो? ये तो क्योंकि अगर स्टूडेंट होते तो ऐसा तो नहीं करते, स्टूडेंट होते तो ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट मैं भी था कभी। स्टूडेंट को अपने करियर की फ़िक्र होती है और वह करियर के लिए लड़ते हैं, लेकिन उपद्रवी नहीं बनते हैं, वे चीज़ों को आग नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं कर सकते। खैर चलिए, आज मैं समझाता हूँ आपको, जिस बात को लेकर इतनी हंगामा हो रही है, जिस बात को लेकर ये सारे चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर, वो है क्या? टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? जैसे एक प्राइवेट जॉब में इंटर्नशिप होता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने के बाद, सपोज किसी ने बीसीए किया, एमसीए किया, एमसीए करने के बाद उन्हें किसी कंपनी में जॉब करना है, लेकिन कंपनी वाले डायरेक्ट उनको हायर नहीं कर रहे हैं एमसीए के लेवल पे, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। क्योंकि उनके पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, उन्हें कंपनी हायर नहीं कर रही है। तो क्या करते हैं बच्चे कि दूसरे किसी इंस्टीट्यूट या फिर दूसरे किसी कंपनी जो कि इंटर्नशिप कराती है, वहाँ पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको 6 महीने का या 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। कैसे कंपनी में काम करना है, कंपनी में काम कैसे होती है, उस चीज़ पे जो 6 महीने का और साल भर का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। तो अब बदले में ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी को हम इंटर्नशिप बोलते हैं। और जब कोई बच्चे इंटर्नशिप करके आते हैं तो उनके अंदर स्किल होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास बहुत सारे स्किल्स हो जाते हैं, वे कर सकते हैं कंपनी में जॉब। इसलिए कंपनी उनको ऑफ़र करती है, और या फिर बच्चे अप्लाई करते हैं, कंपनी में उनको जॉब लग जाती है और अच्छा पैकेज मिलता है। इसको इंटर्नशिप बोलते हैं। टीओडी जो है थोड़ा मिलता जुलता इसी से है, लेकिन ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। जो आज बच्चे जो उपद्रवी बने हुए हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो चीज़ों को जला रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही है। ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। अगर वो देश के लिए सोचते तो उन्हें समझ में आता कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे देश के लिए। और यह स्कीम आज का नहीं है। आप लोग कल परसों अगर न्यूज़ देखे होंगे तो जो जनरल आए थे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, न्यूज़ में आए थे, उन्होंने बताया
यह आज का स्कीम नहीं है, यह स्कीम इम्प्लीमेंट करना नेवी जो है, हमारी आर्मी जो है, बहुत दिनों से चाह रही है, 1989 से ही चाह रही है, लेकिन हो नहीं पाया था किसी कारणवश, जो कि आज पॉसिबल हो पाया है। आज उसने किया है, उन्होंने किया है, और आज उन्होंने किया है तो आपने क्या किया, आपने उसको लेकर हंगामा कर दिया। तो स्कीम तो पुराना है यार, इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सिर्फ आपका फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि देश अपना फ़ायदा देख रही है तो आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप हैं तभी देश है, और देश है तभी आप है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश नहीं है तो आप भी नहीं हैं, और आप नहीं है तो देश भी नहीं है, क्योंकि आप देश के बच्चे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी जो बता रही है, जो TOD है, टूर ऑफ ड्यूटी है, यहाँ पे जाना है 4 साल के लिए है, तो यहाँ पे जाना है, कोई टूर करना है, घूमना है और चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आर्मी में शुरू से ही 21 साल तक के बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये आज का नहीं है, ये शुरू से ही है, क्योंकि ये 21 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, 17 से 21 साल के बच्चे, वो काफ़ी यंग होते हैं, उनको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से घुमाया जा सकता है, वैसा शिक्षा दी जा सकती है, उसको उतना टफ से टफ उनको सीख दी जा सकती है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। जितनी भी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग हो, उस एज ग्रुप के बच्चे ही क्या करते हैं, उसको कर सकते हैं, क्योंकि जब उसके बाद एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, वे ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं, और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं, वो अब परिवार के लिए सोचने लगते हैं, अपने भाई के लिए सोचने लगते हैं, अपने समाज के लिए सोचने लगते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए सोचने लगते हैं, और तब उनको मतलब कि जो एनर्जी चाहिए होता है देश सेवा में, वो एनर्जी उनके पास नहीं रहता। ऐसा नहीं एनर्जी नहीं रहता है, वो कर सकते हैं, जब विपत्ति के समय में, जब देश में ऐसा कोई आफत आए तो वे लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनके ऊपर एक क्या होता है ना, एक जिम्मेवारी वो ले लेते हैं खुद। ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे लोग जिम्मेवार बन जाते हैं। लेकिन जो 17 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं, ये फ्री होते हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती नहीं हैं, तो ये अच्छे से नेशन को सर्व कर सकते हैं, और इनके अंदर देश प्रेमी गजब की होती है, ये गजब के देशभक्त होते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे, ये जो करने चाहो देश के लिए करने के तैयार रहते हैं, ये होते हैं देश के बच्चे हमारे। इसीलिए इस एज ग्रुप को ही सिलेक्ट किया जाता है, और ये शुरू से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ये सिलेक्ट किया गया है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। हाँ, TOD के तहत 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि 23 साल तक के बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा इसमें, क्योंकि 2 साल तक हमारा जो देश है ये कोरोना से सफ़र किया है, इसमें बच्चों की एज बढ़ गई है, इसी कारण 2 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो कि फर्स्ट इनरोलमेंट के लिए ही मिल रहा है। जो पहला टीम तैयार होगा, पहली रिक्रूटमेंट जो होगी उसी के लिए है, लेकिन फिर सेकेंड रिक्रूटमेंट से, सेकेंड बहाली से क्या होगा कि फिर 21 साल हो जाएगा एज, 23 साल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान देना होगा। अब देखिए TOD से फ़ायदा क्या है। TOD, अगर कोई व्यक्ति नेवी में जाता है, आर्मी में जाता है, या फिर एयरफोर्स में जाता है, मतलब डिफेंस में जाता है अगर 4 साल के लिए, और 4 साल बाद जब वहाँ से काम करके आएगा, तो उनके अंदर एक गजब का सिस्टम होगा, हर एक चीज़ एक डिसिप्लिन में मेंटेन होगा, वे जहाँ पे जाएंगे, जहाँ ही वर्क करेंगे, एक डिसिप्लिन खोजेंगे, और ऐसे लोगों की संख्या देश में हर साल बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज़ 2021 में, 2022 चल रहा है, 2022 में अगर 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, फिर 2023 में 5,000 का होगा, फिर 2024 में 5,000 का होगा, फिर 2025 में 5,000 का होगा। ये 4 साल में टोटल हमारे पास 20,000 कैंडिडेट हो जाएंगे डिफेंस के, हो गए। अब जब 2026 आएगा तो फिर से 5,000 बच्चों का कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन ये जो 2022 में हुए थे रिक्रूटमेंट, ये क्या हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे, इनको वहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगा। फिर 2027 में फिर से 5,000 बच्चों का रिक्रूटमेंट होगा, और फिर से ये 2023 वाले जो थे, इनको वहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारे सेना में जो 20,000 बच्चे हैं, ये हमेशा 20,000 आर्मीज़, नेवीज़, एयरफोर्स, यानी कि 20,000 डिफेंस जो 21
से 21 एज ग्रुप के होंगे हमेशा रहेंगे। हमारा आर्मी हमेशा क्या होगा, यंग रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। ये बेनिफिट है। और ये जो 10,000 बच्चे जो निकले यहाँ से, ये हर साल 5-5 हज़ार निकलेंगे। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 5-5 हज़ार का जो निकलेंगे, यह देश के अलग अलग मतलब कि अलग अलग पार्ट में जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरियाज़ में वर्क करेंगे। इनको हर एक एरिया में जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलेगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो एसएससी हो और बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, कहीं पे भी, चाहे पुलिस हो, होम गार्ड हो, कहीं पे भी इनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यह आर्मी से निकल के आए हैं। आर्मी से निकल गए, इसका मतलब इनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, हर एक वेपन चलाने का एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं और जहाँ भी जाएंगे यह एक सिस्टम को मेंटेन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बिगड़ा हुआ है, काम नहीं होती सही से, वो सुधर जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे वहाँ पे जो कि आर्मी से रिटायर होकर आए हैं, और इनके प्रति हमारा जो एक व्यवहार है वो एक अलग होगा। क्यों? उनको देख कर ही हमारा व्यवहार अलग होगा। कि जब कभी हम आर्मी को देखते हैं या फिर नेवी के किसी डिफेंस के व्यक्ति को देखते हैं ना, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और अपने आप में गर्व फील होता है। तो जब इनको हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा, हमें ऐसी फीलिंग आएगी। तो हमारा जो कनेक्शन है, जो आम जनता का जो कनेक्शन है लोगों से, वो बना रहेगा। किससे? आर्मी से। जो डिफेंस से जो आम जनता का जो कनेक्शन वो बनेगा। डिफेंस को विश्वास होगा आम जनता पे, आम जनता को विश्वास होगा डिफेंस पे। इससे क्या होगा, एक रिलेशन बना रहेगा, सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी रहेगी। और धीरे धीरे जो ऐसे रिटायर्ड लोग हैं हमारे देश में बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे काफ़ी यंग लोग बढ़ते जाएंगे। हर साल 5,000 आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर तो मजबूत हो ही जाएगा। हमारे जो वर्किंग सिस्टम है काम करने का, जो इंटरनल देश के इंटरनल जो वर्किंग सिस्टम है, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एक काफ़ी अच्छे से एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। जो लोग काम नहीं करते उनसे भी काम करवा पाएंगे, क्योंकि ये खुद काम करेंगे। ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट इनको मिलेगा और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पहला बेनिफिट ये हो गया। और हमारे देश के लिए बेनिफिट क्या है कि हमारे देश में हमेशा यंग सेना रहेगी। हमारे देश में हमेशा यंग सेना रहेगी, जो कि 17 से 21 साल की रहेगी हमेशा। इससे क्या होगा कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उसके बाद देखिए, बात पैसे की आ रही है यहाँ पे, कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं इनको लग रहा है क्या कि हम यहाँ सेना से निकलने के बाद हमें क्या करेंगे, हम क्या रोजगार मिलेगा, करेंगे क्या, 4 साल के लिए हम डिफेंस क्यों जाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप 4 साल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पे देश सेवा कर रहे हैं, आपको देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप देश सेवा करना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको खींच कर भर देगा उसमें, ऐसा नहीं है। ये आपका चॉइस है, आपको जाना है कि नहीं जाना है, ये आपकी चॉइस है। गवर्नमेंट या फिर हमारी डिफेंस ऐसा नहीं कर रही है कि आपको ज़बरदस्ती बुला रही है। वो चॉइस इज योर्स, ये आप पे डिपेंड करता है आपको जाना है कि नहीं जाना है। आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, आप दूसरे सिस्टम में जाइए। और जाने का मन है, देश सेवा करने का मन है, तो जाइए, आप पूरी एनर्जी से देश सेवा कीजिए, फिर पैसे के बारे में मत सोचिए। और जहाँ तक पैसे की सवाल है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, जो सबको मिलती है, जो मिलती आ रही है आज तक, वो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। रिटायरमेंट के वक्त आपको जो पैसा मिलेगा उससे आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। 21 साल 22 साल तक के बच्चे हमारे बिहार में, 32 साल तक के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, घींचते रहते हैं पेन को, लेकिन उनको जॉब नहीं लगती है। 30 साल तक के बच्चे, 32 साल तक के बच्चे, और अगर 21 साल 22 साल 23 साल में जो जॉब करके आएंगे आर्मी से, और उनको जब 20 लाख रुपए मिलेंगे तो कुछ बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस जब करेंगे ना तो वो अपना रूल लगाएंगे, क्योंकि स्किल्ड व्यक्ति हैं, जो अपना रूल लगाएंगे, स्किल्ड व्यक्ति का रूल लगेगा, उनका नॉर्म्स लगेगा वहाँ पे, तो वह बिजनेस ग्रो करेगा और वो अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं समझिए कि वो पैसे नहीं कमाएंगे वहाँ से आने के बाद। वहाँ से आने का तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वहाँ से आने के बाद वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, उनको एक अच्छी खासी पूंजी भी मिल जाएगी, जो कि आज बच्चों को नहीं मिलती है। पेरेंट्स नहीं देते, ग्रेजुएट हो गया जाओ, क्या करते हैं बच्चे बिहार के, ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना बिहार के, वो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए अपना होम ट्यूशन चलाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर कहीं ट्यूशन खोल लेते हैं और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं,
लेकिन अगर वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से उनको एक तो सैलरी मिल रहा है, सैलरी के साथ साथ उनको अच्छी रिटायरमेंट मिल जाएगा। हाँ, पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, आप अभी यंग तो हो ना, पैसा इतना मिल रहा है, आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आपको बहुत सारे एरिया में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, प्रायोरिटीज मिल रही है आपको, आप वहाँ जॉब कर सकते हो। तो देखिए हमारे बिहार में एक मेंटलिटी क्या होता है ना, टू बी फ्रैंक, हमारे बिहार की क्या मेंटलिटी है, यहाँ के लोगों की क्या मेंटलिटी है कि एक बार जॉब ले लिए और 60 साल के एज तक के लिए हम निश्चिंत हो गए। यानी कि यहाँ के लोग बस सेफ जोन में रहना चाहते हैं, सिर्फ सेफ जोन में। यही कारण है कि बिहार आज भी पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है। इसीलिए थोड़ा हमें अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है और TOD इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है और देश को भी, ठीक है। देश का जो इंटरनल स्ट्रक्चर सिस्टम जो है, जो कमज़ोर हो चुका है अंदर से, देश को ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जब तक अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा ना, बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, हम मजबूत नहीं कर सकते अपने देश को, ठीक है। चलिए, तो ये बेनिफिट हुआ देश का, ठीक है। TOD का एक बेनिफिट हुआ, बहुत सारा बेनिफिट है इसके, मैं सारा बेनिफिट एक एक करके गिनाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो बच्चे यहाँ रिटायर हो रहे हैं, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्मी में परमानेंट के लिए हो जाएंगे। यानी कि जो रिटायर होंगे उसमें कुछ परसेंटेज जो हैं वो नेवी में, आर्मी यानी कि डिफेंस में परमानेंट जॉब करेंगे। नहीं, कुछ परसेंटेज ही 25%, 50%, 75%, यानी कि ऐसे तो गवर्नमेंट बोली है 25% बच्चों को रख लेगी और 75% बच्चों को रिटायर करेगी, ठीक है। लेकिन यह हमेशा बढ़ता घटता रह सकता है, ऐसा नहीं है फिक्स है, यह समय के अनुसार बढ़ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। आप ये मत समझिए कि 25% को ही रखेगी, 50 को भी रख सकती है, 75 को भी रख सकती है। अगर आर्मी में रिक्वायरमेंट होगी तो रखेगी ना, लेकिन वो सब चीज़ आर्मी एक ही बार में बता दे कैसे? कुछ चीज़ें समय के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार बताई जाएंगी। हर चीज़, हर एक चीज़ को एक ही बार नहीं हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति छोटा कंपनी खोलता है ना, आप फेसबुक को ले लो ना, फेसबुक, आपको याद होगा जब फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, उसका जो इंटरफेस था जिसमें खुलता था वो कैसा था, कितना बोरिंग लगता था, और आज के डेट में फेसबुक कितना एडवांस लगता है। तो जब कोई सिस्टम डेवलप होता है ना, तो वो धीरे धीरे होता है। तो अब ये स्टार्टिंग हो रहा है, हमारे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट होने के समय जो जो बातें कही गई हैं वो सब चीज़ें उसमें अडॉप्ट करने हैं, लेकिन उन सिस्टम में परिवर्तन होगा। आगे जाके जो ज़रूरत पड़ेगी तब परिवर्तन होगा। 25% बच्चों को रखा जा रहा है परमानेंट, 75 को रिटायर किया जा रहा है, हो सकता है 50 को रखा जाए, 50 को रिटायर किया जाए, हो सकता है 75 को रखा जाए, 25 को रिटायर किया जाए। कभी ऐसी स्थिति आ सकती है किसी साल की 100 को रख लिया जाए, तो ये भी हो सकता है ना। इस चीज़ों को आप लोग नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने पेंशन के बारे में सोच रहे हो। देखिए, अब आर्मी पेंशन क्यों नहीं देना चाह रही है आपको? हमारे देश में सिर्फ आर्मी के जवान होने ही, नेवी के जवान होना ही काफ़ी नहीं है, हथियार भी चाहिए। मैंने कुछ न्यूज़ वगैरह देखा था, उसमें बताया जा रहा था कि हथियार हुआ जवान नहीं होता कौन चलाएगा, और जवान हो हथियार नहीं तब क्या कीजिएगा आप? ये भी तो सोचिए, ये भी कौन सोचेगा? ये भी तो आप सोचिएगा। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे हैं, बातों को घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, ठीक है, कि जब पेंशन बचेगा, आर्मी का पेंशन बचेगा, आर्मी का जो बजट है वो बजट का 50% से ज़्यादा पैसा तो उसका पेंशन में ही ख़त्म हो जाता है, सैलरी में ही ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ से वेपन खरीदाएगा, हथियार कहाँ से आएगा? तो हथियार नहीं रहता, क्या कीजिएगा? बॉर्डर पर जाएगा, खड़ा हो जाएगा सीना तान के, क्या और मार दो मुझे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। या आप लड़िएगा, उधर से बंदूक लेकर आएगा, आप क्या कीजिए? फैट से लड़िएगा वहाँ पे जाकर। हथियार भी तो चाहिए। हमारे देश में बहुत हथियार की कमी है, अपग्रेडेड हथियार नहीं है हमारे यहाँ, वेपन नहीं है अपग्रेडेड यहाँ पे। तो अगर वह पेंशन का पैसा बचेगा तो कहाँ जाएगा? सरकार थोड़े ही खा जाएगी जी, आर्मी का पैसा सरकार थोड़े ही खा जाएगी। वो जो बजट है आर्मी का, वो बजट आर्मी का ही है। 60% लगभग खत्म हो जाता है पेंशन पे और सैलरी पे, 40% बचते हैं किसके लिए? तो वेपन्स के लिए, आर्मी को अपग्रेड करने के लिए। ओनली 40%। क्या होगा 40% में? जितना बजट है उसका कम से कम उसको 70% चाहिए अपग्रेड होने के लिए। तो आर्मी इसलिए
पेंशन नहीं दे रही है, और पेंशन क्या, इतना पैसा तो दे रही है फिर भी, जो आप खुद से आपको कुछ करने लायक बना दे रही है। वो एक माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्या जीवन भर आपको खिलाते हैं? वो जीवन भर खिलाते हैं आपको? नहीं ना। आपको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, और जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक आपको पालते हैं। उसके बाद आपको ऐसा बना देते हैं कि आप खुद से कर सको। आर्मी वही तो बना रही है आपको, वो आपको ऐसा बना देगी कि आप आर्मी से आकर लाखों कमा सकते हैं, आप लाखों कमा सकते हैं। लेकिन बात यह है से आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं, आप रिस्क जोन में नहीं आना चाह रहे हैं, सेफ जोन में आना चाह रहे हैं। इसीलिए ये से दंगे कर रहे हैं आप लोग। हालांकि ये दंगा करने से कुछ होने वाला है नहीं, इससे क्या होगा, नुकसान हमारा होगा। आप सोच सकते हैं कि मैंने देखा न्यूज़ में कि एक स्कूल बस पे जिसमें बच्चे बैठे थे उस पर पत्थर चलाया गया, बच्चे रो रहे थे अंदर में। सोचिए क्या सोच रहे होंगे बच्चे। वो इतनी सारी ट्रेनें रद्द हो गई, 200 ट्रेनें रद्द हो गई लगभग। उसमें जो पैसेंजर जाने वाले थे, जिनको ट्रेवल करना था, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थे, किसी की इमरजेंसी मीटिंग थी, किसी को बिजनेस शेड्यूल था, उन सब के बारे में जरा सोचा आपने? नहीं। आपने क्या सोचा अपने बारे में? अपने बारे आपने, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने पेंशन के बारे में सोच रहे हो। ये मत समझो कि आप ये सोच रहे हो कि आर्मी कमजोर, नहीं, आर्मी के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बेहतर सोच रहा है जो बैठा हुआ है वहां पे। जो आर्मी के जनरल लोग हैं ना, क्या करना है आर्मी के साथ वो बेहतर समझते हैं, देश को कैसे सुरक्षित रखना है वो अच्छा समझ रहे हैं, आप नहीं। चाहे आप नेता हो, चाहे आप छात्र नेता हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप कोई हो, आप नहीं समझ रहे हैं अच्छे से, वो समझ रहे हैं क्योंकि वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कि हम देश का सेवा कर लेंगे, रक्षा कर लेंगे। नहीं हो पाएगा आपसे, आपको उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा। और जब एक इंसान ट्रेन हो जाता है ना, ट्रेन होने के बाद कहीं भी, मैं एक टीचर हूँ, मैं भी एक देश सेवा ही कर रहा हूँ, मैं भी एक देश सेवा ही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है देश सेवा करने का मन है अंदर में तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हो, आर्मी वाले आपको खींच के बुला लेगी, नहीं। आप दिमाग से ये निकाल दो कि आपको पेंशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पैसा कहाँ लगेगा, वो पैसा हमारे नेवी को, हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, अच्छे अच्छे वेपन्स लाने में लगेगा वो पैसा जो बचेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसे आपका पैसा काटा जा रहा है, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आर्मी सेना को कम किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। सेना भी उतना ही रहेगी, पैसा भी आपको दिया जाएगा, बस चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, कोई भी डिफेंस में सेना कम नहीं हो रही है, सेना कम नहीं हो रही है, सेना कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि चेंज हो रहा है। वहाँ पे एक साइकिल चल रहा है। और जो ट्रेनिंग मिलता है सेना को, चाहे वो 10 साल के लिए, 11 साल के लिए, चाहे 4 साल के लिए, ट्रेनिंग वही मिलेगा, वही ट्रेनिंग मिलेगा। अब ऐसा नहीं है आपको बंदूक चलाने नहीं आया, आप ट्रेनिंग करने में सक्षम नहीं हो, आपको भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फिजिकली फिट होगे, जो उसका प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, वो पूरे प्रोसीजर पे आज जब खड़े उतरोगे ना, तभी आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ऐसा नहीं है 4 साल के लिए है तो कैसी भी तरीके से आपको रख लिया जाएगा, 4 साल भेज जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस में हमारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे स्टाफ हैं, सोल्जर्स हैं। कमी किस चीज़ की है, अच्छे हथियार की, अच्छे वेपन्स की, अच्छे टेक्नोलॉजी की। क्यों कमी है, बिकॉज ऑफ द बजट ऑफ आर्मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बजट ऑफ आर्मी इज एक्सपेंस ऑन सैलरीज एंड पेंशन। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बेनिफिट होगा। हमारा देश में आर्मी का बजट बढ़ेगा, पेंशन पे कम खर्च होगा, सैलरी पे कम खर्च होगा, वेपन्स पे, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च होगा। हम क्या होंगे, हम दूसरे देश के मुकाबले आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में जवान की संख्या बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हर एक व्यक्ति देश का सोल्जर कहलाएगा। वो भी तो समय आएगा एक बार कि देश का हर एक व्यक्ति सोल्जर बन जाएगा। आज मैं ज्वाइन किया,
मैं रिटायर हो गया, दूसरे ज्वाइन करेंगे, वो रिटायर होंगे, तो देश का व्यक्ति सोल्जर तो बनेगा ना हर एक व्यक्ति। और आप ये सोचो कि जब इतने बच्चे रिटायर कर रहे हैं तो इसकी जगह जो नए बहाली हो रहे हैं वो आप ही के तो भाई बंधु हैं, आप ही के तो समाज के लोग हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आर्मी रिटायर कर रही है तो आर्मी में संख्या कम जा रहा है, उसमें सोल्जर की संख्या कम कर दी जा रही है, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी सोचो कि जब 5000 वहाँ से वापस आएंगे तो 5000 नए जाएंगे, और नए जाने वाले कौन होंगे? आप ही के भाई बंधु होंगे, आप ही के समाज के होंगे, आप ही के लोकेलिटी के होंगे, आप ही के स्टेट के होंगे, आप ही के सिटी के होंगे, आप ही के देश के होंगे, है कि नहीं? तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो कि हाँ मुझे पेंशन मिलना चाहिए, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, बाकी को बाहर में जाए, ऐसा मत सोचो आप। यह एक रिसाइकलिंग हो रहा है, ये बहुत अच्छी नीति है, यह पहले करना चाहिए था आर्मी को, ये आज कर रही है, ये बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा? बहुत बेनिफिट होने वाला है हमारे देश को, हमारे देश को, और हमारा देश सही में देश महान बनेगा और देश के अंदर सारे लोग सोल्जर बनेंगे। और सोचिए कितना अच्छा होगा कि हर एक व्यक्ति सोल्जर कहलाएगा। जो अलग अलग सेक्टर में काम, जो बैंक में काम करने वाले हैं वो भी एक सोल्जर हैं, जो रेलवे में काम करने वाले वो भी एक सोल्जर हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं वो भी एक सोल्जर है, जो एसएससी में है वो भी एक सोल्जर है, जो रोड पे गार्ड है वो भी एक सोल्जर है, जो पुलिस में है वो भी एक सोल्जर है। हर एक व्यक्ति सोल्जर कहलाएगा। उस समय को तो इमेजिन कीजिए। ये तभी पॉसिबल है जब टीओडी आएगा, यह तभी पॉसिबल है जब टीओडी आएगा। ठीक है, तो बस मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा था आपको कि टीओडी है क्या। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ इशू लगे इस वीडियो से तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा था। आप भी क्या करो, इस बारे में सोचो, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप सबसे कि देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। आज रेलवे को 700 करोड़ का नुकसान पहुँचा है, 60 बोगी जला दी गई है, 11 इंजन जला दिए गए हैं। इसकी भरपाई कौन करेगा? हम लोग करेंगे। जो जला दिए ना वो नहीं करेंगे, जो जला कर चले गए थोड़ा शेयर उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। और हम लोग जो आम जनता हैं, हम लोग उसका भरपाई करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब भी एक कारण है देश को बर्बाद होने का। ठीक है, इसीलिए हाँ, आपको कुछ भी करना हो, अपनी बात रखवानी हो, अपनी बात मनवानी हो, आप सब कुछ करो, बट दंगा मत करो देश में, चीज़ों को मत जलाओ देश में। ठीक है, इससे सबका नुकसान है, फ़ायदा किसी का नहीं है, फ़ायदा किसी का नहीं है। और आर्मी अपना काम बेहतर तरीके से करना जानती है। कम से कम आर्मी के काम में हस्तक्षेप ना करो, और प्लीज़ ज़्यादा नेता लोग और छात्र नेता के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है ना, खुद का विवेक लगाओ, खुद का सुनो, खुद का समझो। ठीक है ना, पेरेंट्स से बात करो अपने, क्या ये गलत है, क्या ये सही है? अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर से बात करो, जो सही सजेशन देते हैं उनसे बात करो, आसपास के बुजुर्गों से बात करो, लेकिन गलत डिसीजन मत लो, क्योंकि आपका गलत डिसीजन आपके कल को बर्बाद कर देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।